हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट इन एनएमआर। एनएमआर का इंट्रोडक्शन मैं अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देख लो। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट कि कैसे शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट करती है एनएमआर के सिग्नल्स को। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करें कि व्हाट इज शील्डिंग एंड व्हाट इज डी शील्डिंग। देखो एज वी डिस्कस अर्लियर, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ सिग्नल होते हैं पीएमआर स्पेक्ट्रा मतलब एनएमआर के अंदर, वो हमें बताते हैं कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन हैं। अगर आपने किसी मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया है तो जितने टाइप के आपको सिग्नल मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कितने टाइप के प्रोटॉन उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं जिसका आप एनएमआर स्पेक्ट्रा निकाल रहे हो। तो अगर सिमिलर वे में जो पोजीशन है वो आपको ये बताएगी कि प्रोटॉन का नेचर क्या है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे हमें नंबर ऑफ सिग्नल बताते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, वैसे ही हमें पोजीशन जो है इनके स्टूडेंट लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, वो आपको नेचर बताएगी कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे इन्वायरमेंट वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल वेदर प्रोटॉन अगर एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, विनाइलिक है, एसिटाइलिनिक है या एडजेसेंट किसी हेटेरो एटम के साथ है, वो उसकी पोजीशन बताएगी कि वो कहाँ पे लाइक करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं शील्डिंग और डी-शील्डिंग को कैसे होता है। जब आप एक मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मॉलिक्यूल को रखा टू गेट इट्स पीएमआर स्पेक्ट्रम, ताकि आप उसका पीएमआर मतलब एनएमआर प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा ले सको। तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो आज जिसमें हमने रखा, जैसे ये देखो ये दिखा भी रखा एग्जाम्पल कि हमने कोई मॉलिक्यूल रखा और नीचे से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई क्या करेगा, इसमें सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि आपने मॉलिक्यूल को जो प्लेस करते हो तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, कोस करेगा इलेक्ट्रॉन को जो सराउंड प्रोटॉन में, वो क्या करने लग जाए, सर्कुलेट, मतलब वो सर्कुलर मोशन करे। और जब वो सर्कुलेशन मोशन करेंगे स्टूडेंट, तो वहाँ से खुद का उनका एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रही हूँ स्टूडेंट मैं, कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो उसका एनएमआर स्पेक्ट्रा लेने के लिए, तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अंदर क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल जैसे हम CH4 का ले रहे हैं, तो जितने भी ये इसके सराउंड में ये हाइड्रोजन है, मतलब प्रोटॉन के सराउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, सर्कुलेशन मोशन में मूव करेंगे। सर्कुलर मोशन में मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। और अब सर्कुलर मोशन में मूव करने की जैसे इलेक्ट्रॉन के एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, जो किसके मॉलिक्यूल का खुद का होता है। अब रख दिया। अब दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है स्टूडेंट सेकेंडरी, या तो वो अपोज करे या फिर क्या करे, रेनफोर्स करे। या तो वो उसके अपोजिट में होगा या फिर उसके सेम डायरेक्शन में होगा, किसके, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखो जब हमने क्या करा, यहाँ पे अपोज होगा रेनफोर्स होगा, जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। हमने क्या करा, कोई मॉलिक्यूल रखा उसके अंदर जो उसका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अपोज। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और उसका जो सर्कुलेशन है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो स्टूडेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो जब अपोजिट में होगा तो क्या होगा, जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अब देखो जब ये इसको अपोज कर रहा है तो कुछ अमाउंट में जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी मॉलिक्यूल का, वो इसको कैंसिल आउट करेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अप्लाइड कैंसिल करने की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे बोल रखा है, जब ये क्या करेगा, जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसको एक्सपीरियंस करनी चाहिए थी वो क्या होगी, डिक्रीज। एंड प्रोटॉन अब क्या बोलूँगा, शील्डेड है, वो क्या है, शील्डेड। अब आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेना है, किससे लेना है स्टूडेंट्स, हम किसका निकाल रहे हैं, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन से लेना है। तो अब क्या करोगे, एब्जॉर्प्शन सिग्नल लेने के लिए शील्डेड प्रोटॉन से आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन है, प्रोटॉन ले रहे हो आप, उसका स्पेक्ट्रा निकाल रहे हो, वो तो अपने पर्टिकुलर वैल्यू पे ही एब्जॉर्ब होगा मैग्नेटिक फील्ड की। अब क्या हुआ, जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से उसकी वैल्यू और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की थी वो अपोज कर रही थी, इस वजह से क्या हुआ, उसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने से वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। अब मुझे प्रोटॉन का क्या चाहिए, हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सिग्नल लेना है शील्डेड से, तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, समवट इंक्रीज, ताकि हम क्या कर सके, जिस पे इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काम कर रही है उस वाली वैल्यू में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सके, तो मतलब वैल्यू एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इसलिए जो शील्डिंग हमारा शिफ्ट होती है एब्जॉर्प्शन फील्ड में वो क्या होती है, अप फील्ड।
मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या बोल रही हूँ मैं ये कह रही हूँ, मैं शील्डेड प्रोटॉन शील्डिंग और डी शील्डिंग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। शील्डिंग और डी शील्डिंग में क्या बोल रखा है, यहाँ पे देखो इसे एसिटाइलिन समझ आएगा, ये एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन तो सी ट्रिपल बॉन्ड CH। हमने ये इस मॉलिक्यूल को स्टूडेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, देखो रख रखा हमने। अब क्या होगा, हमने जब इसके अंदर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किया तो इसने क्या करा, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सराउंड द प्रोटॉन उन्होंने सर्कुलेशन स्टार्ट किया। उस सर्कुलेशन से स्टूडेंट क्या जनरेट हुआ, उनका खुद का एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हुआ। इंड्यूस क्यों बोला, क्योंकि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर क्या हुआ, इंड्यूस हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, जिसे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे, अगर वो देखो अब ये इस तरफ मुँह कर रहा है, अब ये ऊपर से नीचे आएगा, अगर ये ऊपर से नीचे आएगा तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, अपोज कर रहा है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट जब वो अपोज कर रहा है किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को तो शील्डिंग होगी, और शील्डिंग का मीन्स क्या होगा, उसकी वैल्यू नीचे जाएगी, हमें कुछ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी ताकि उस पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना है वो हमारा प्रोटॉन का एब्जॉर्प्शन हो सके, तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा कहाँ चला जाएगा, वो अप फील्ड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अप फील्ड में। देखो ये लाइन लिखी भी हुई है, टू गेट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समवन टू रीच द सम वैल्यू इफेक्टिव स्ट्रेंथ, हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वैल्यू पे जाना पड़ेगा एट विच एब्जॉर्प्शन ऑकर। तो शील्डिंग जो शिफ्ट होंगे वो कहाँ होंगे, हमेशा अप फील्ड में होंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू कैंसिल होने की वजह से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हम इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे ताकि जिस वैल्यू में एब्जॉर्प्शन होना है वहाँ पे हो सके। तो इसलिए जो शील्डिंग वाले होते हैं स्टूडेंट वो हमेशा क्या होते हैं, अप फील्ड। ठीक है, तो शील्डिंग वाले क्या होंगे, अप फील्ड। अब हम बात करते हैं डी शील्डिंग वाले। अब डी शील्डिंग में क्या है कि सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो मैंने कहा कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है जो या तो अपोज करता है, ये रेनफोर्स करता है। तो जब अपोज करता है तो उसे बोलते हैं शील्डिंग, और जब वो रेनफोर्स करता है उसे बोलते हैं डी शील्डिंग। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि व्हेन द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्स मतलब कि उसकी डायरेक्शन और अप्लाइड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक सेम है, तो रेनफोर्स करेगा, जो एक्चुअल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल फील्ड एक्ट कर रहा है वो प्रोटॉन में बढ़ जाएगा। क्यों, एक तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, एक उसकी खुद की, तो इस पर जो है वैल्यू ज़्यादा एक्ट करेगी, रिपल्शन होगा। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डी शील्डिंग। इन ऑर्डर टू गेट एब्जॉर्प्शन सिग्नल, अब वैल्यू बढ़ रही है स्टूडेंट। अब मैंने क्या कहा, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे होना ही है, तो अब वैल्यू बढ़ने से हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है जिस स्ट्रेंथ पे वो हो सके। ठीक है, जो इफेक्टिव ये बोल रखा है, जो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है एट विच एब्जॉर्प्शन आपको उसे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसलिए डी शील्डिंग में हमेशा क्या होता है, डी शील्डिंग हमेशा शिफ्ट होती है डाउन फील्ड। तो उसका एग्जांपल देखो, बेंजीन दिखा रखा है। बेंजीन को जब हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रखा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाइड की, तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हुआ। हमें पता है बेंजीन में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इनका सर्कुलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलेशन से रिंग करंट जनरेट होगा। ठीक है, और इसमें जो डायरेक्शन होगी वो हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जिसे हम एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, वो मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी इसको भी। तो देखो इसकी डायरेक्शन, ये दूसरे वो क्या कर रहे हैं, रेनफोर्स कर रहे हैं। तो रेनफोर्स का मतलब क्या है, रेनफोर्स का मतलब जितनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू होनी चाहिए उससे क्या है, ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ होने से हमें वैल्यू को समवट डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। इसलिए डी शील्डिंग में क्या होता है स्टूडेंट, डाउन फील्ड। तो इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको लिखवाती हूँ SUL। SUL का मतलब क्या है, शील्डिंग। शील्डिंग में क्या हुआ था स्टूडेंट, अप फील्ड होता है। और क्या आती है, लो वैल्यू। क्या है ये, लो वैल्यू। ठीक है, शील्डिंग, अप फील्ड, लो वैल्यू। और क्या होता है हमारा, DDH का मतलब डी शील्डिंग। क्या होगा, डी शील्डिंग। और फिर डी से क्या है, डाउन फील्ड, डी शील्डिंग, डाउन फील्ड। ठीक है, और हमेशा इसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट हाई। ये हाई वैल्यू, लो वैल्यू, ये मैं आपको केमिकल शिफ्ट कराऊंगी तब समझाऊंगी कि कैसे हमारी क्या होती है, हाई वैल्यू होती है, कैसे हमारी कहती है, लो आती है। तो मैंने आपको दो लिखवा दिए, SUL और क्या करा है, DDH। SUL का मतलब शील्डिंग, लो अप फील्ड, लो वैल्यू, डी शील्डिंग, डाउन फील्ड, और क्या आ जाएगा, हाई वैल्यू। ठीक है, U का मतलब क्या है स्टूडेंट, U का मतलब क्या है हमारा, अप फील्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। तो ये था आपका शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने इसमें एक और एग्जांपल भी दिखा रखा है, यहाँ पे एल्डिहाइड का भी, इसको भी रखा। तो मैंने कहा सर्कुलेशन, देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, RCH डबल बॉन्ड O,
पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, उनसे रिंग करंट जनरेट होगा। हमेशा मैंने क्या कहा है, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कहाँ से होगी, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में होगी, जिसे हम एनिसोट्रोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो देखो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इधर है और इसकी डायरेक्शन भी इधर, तो ये क्या कर रहे हैं दूसरे को रेनफोर्स का मतलब डी का मतलब डाउनफील्ड का मतलब स्टूडेंट क्या, अप वैल्यू। तो इस तरह से शील्डिंग और डी शील्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।